नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिखरे विपक्ष की कड़ियां एक बार फिर से जुड़ने लगी हैं। मुख्य धारा के मीडिया ने आज इसे इंडिया रिटर्न्स का भी नाम दिया और कुछ इस तरह कहा कि मोदी के 400 बनाम इंडिया रिटर्न्स। इंडिया वाले गठबंधन को लेकर जिस तरीके से बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही थी, अब एक के बाद एक ये पहला शुभ समाचार उत्तर प्रदेश से आया, जहां अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दे दी और बदले में राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव का जो खोया सम्मान था उसे सूद ब्याज समेत लौटा दिया। सूद भी एक ही है और ब्याज भी एक ही है, कहने का तरीका अलग है। ब्याज समेत लौटा दिया अखिलेश यादव को राहुल गांधी ने। खजुराहो की एक लोकसभा सीट भी समाजवादी पार्टी को दी है। इससे बड़ा असर कम से कम 8-10 लोकसभा सीटों पर पड़ने की संभावना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का 4-5% वोट उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में है। मध्य प्रदेश में वहां की 29 में से 28 सीटों पर केवल कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और एक सीट पर समाजवादी पार्टी। तो दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मैदान में है। एक लड़की भी है, प्रियंका गांधी, जिसकी वजह से ये गठबंधन हुआ है। ऐसी खबरें कांग्रेस के सर्किल में हैं कि प्रियंका गांधी के कहने पर ही, उनके ही बात करने पर अखिलेश यादव ने इस गठबंधन को पुख्ता किया है। बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश से जो खबर आई इंडिया गठबंधन के लिए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में, जहां वो एक सीट केवल दे रही थी कांग्रेस को, वो 3 सीटें दिल्ली की कांग्रेस को वो दे चुकी है। पंजाब में दोनों में सहमति है कि अलग अलग लड़ेंगे। हरियाणा की 9 सीटों में से 8 सीटें कांग्रेस लड़ेगी, एक उन्होंने केजरीवाल को दे दी है। गोवा में 1 सीट कांग्रेस के लिए केजरीवाल छोड़ रहे हैं। गुजरात की 29 में से 2 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने केजरीवाल के लिए छोड़ी हैं। जैसा लग रहा था, बहुत मुश्किल लग रहा था कि आम आदमी पार्टी से तो बहुत ही मुश्किल गठबंधन है, वो बहुत आम तरीके से होता नजर आ रहा है और हो गया है। आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं ने आज दिन भर कहा कि बीजेपी दबाव डाल रही थी कि इंडिया गठबंधन में मत जाओ, और जाओगे तो जेल भेज देंगे केजरीवाल को। यह मुद्दा भी बनाया जा रहा है। तो एक एक करके महाराष्ट्र भी बाकी है, बिहार भी बाकी है, लेकिन वहां इतने पेच है नहीं जितने उत्तर प्रदेश में और केजरीवाल के साथ में थे। इस बीच और एक खबर, इसको आप अपने तरीके से इसका विश्लेषण करिए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गृह मंत्रालय ने Z+ की सुरक्षा दे दी है। 58 कमांडो खड़गे जी के साथ में रहेंगे हमेशा। ये सिक्योरिटी गांधी परिवार को ही प्राप्त थी, वो भी अब पिछले 1-1.5 साल से किसी को नहीं, गांधी परिवार में भी। Z+, इसके भी अपने आप मायने लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये खुफिया इनपुट के आधार पर उन्हें सिक्योरिटी दी गई, ऐसा कहा गया है। हर चीज के राजनीतिक मायने लगाए जाते हैं अगर चुनावों के आसपास इस तरह के निर्णय हों तो। लेकिन जो सबसे बड़ा राज्य है देश का, उत्तर प्रदेश, वहां पे विपक्षी दलों का एक साझा गठबंधन शक्ल ले चुका है। मिशन 80 पर नरेंद्र मोदी का अश्वमेध घोड़ा दौड़ चुका है। नरेंद्र मोदी काशी पहुंच रहे हैं, एक 25 किलोमीटर लंबा वो रोड शो भी करेंगे। विश्लेषक, पत्रकार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री काशी से ही यूपी में अपना अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ेंगे। खैर, प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं वो बेमिसाल होता है और उसकी सराहना भी चारों तरफ होती है। मीडिया में,
सार्वजनिक स्थानों पर चर्चा होती है। विपक्ष को इस बात की टीस रहती है कि उनके कामों की चर्चा मीडिया भी नहीं करता। लेकिन सवाल इस बात का ही है कि कुल मिलाकर क्या उत्तर प्रदेश का जो गठबंधन है या जो उत्तर प्रदेश से जो संकेत मिल रहे हैं वो क्या यूपी जो है यहाँ से जो विपक्ष को क्या संजीवनी मिलने जा रही है? मंथन में यही बड़ा सवाल। लगभग 8 माह के मंथन, इसे आप समुद्र मंथन भी कह सकते हैं। मेरे साथ चूंकि मेरा कार्यक्रम ही मंथन है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी लगातार मंथन करती हैं, तो हमारे कार्यक्रम से मैच खा जाता हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे अन्य विपक्षी दल या सत्ता के साथ जो दल हैं वो। वास्तव में काफ़ी मंथन चिंतन के बाद उत्तर प्रदेश से ही पहला शुभ समाचार विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए आया है और सभी 17 सीटों पर कांग्रेस के साथ समझौता हुआ है। 80 सीटें यहाँ हैं, 63 सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी लड़ रही है। मैंने अपनी भूमिका में भी सारी चीज़ें बताई हैं आपको, और प्रधानमंत्री का काशी दौरा भी है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री रात 9 बजे पहुँच जाएंगे वहाँ और इसके बाद वो रोड शो करेंगे। या जिस तरीके से उनके तमाम कार्यक्रम हैं 3 दिनों तक काशी में, वो अपने आप में एक अलग तरीके का माहौल, अलग तरीके की चीज़ें, एक तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो भी करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से करते हैं और उसका हर उनकी बात का संदेश जाता है। एक रिपोर्ट देखिए। वो जगह आप शामिल नहीं थे। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाएगा? आप समझदार हो? गठबंधन होगा या नहीं? शीट शेयरिंग को लेकर होगा, विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। जॉर्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके अब ये बात सब पुरानी होगी। अरे हमारे पत्रकार साथी कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा? कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी 17 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को अगर शिकस्त करना है तो स्वाभाविक है कि जिन दलों के साथ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने संगठन के साथ मजबूती से एनडीए के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। सर, जो एक मनभेद था उसको किस तरह से दूर करेंगे? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में लंबे समय तक एक मनभेद बन गया था। देखिए, आज की वर्तमान परिस्थिति में दोनों पार्टियां बहुत जिम्मेदार हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों का वहन इस चुनावी रण क्षेत्र में एक साथ आकर उसका निर्वहन करेगी और ईमानदारी के साथ जनता की जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लंबी खींचतान और दोनों तरफ से जहरीले शब्द बाण के बाद आखिरकार यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन परवान चढ़ गया। लेकिन जिसे अखिलेश यादव अंत के तौर पर देख रहे हैं वो असल में अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि पीडीए के नाम पर सपा के ऊपर सवालिया निशान भी उठाए जा रहे हैं और ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि विपक्षी नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है। अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनावों में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। लेकिन विपक्ष के लिए गुड न्यूज आते ही प्रधानमंत्री के काशी दौरे की खबर सामने आ गई, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का शंखनाद यूपी में करेंगे और यूपी में चुनाव की रणनीति का खुद प्रधानमंत्री खाका खींचेंगे।
वैसे अगर 2019 का यूपी में चुनावी नतीजे देखें तो कांग्रेस को केवल 1 सीट पर ही जीत हासिल हुई थी, जबकि एसपी बीएसपी गठबंधन को 5 सीटें मिली थीं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या विपक्ष को सपा कांग्रेस के गठबंधन से संजीवनी मिलेगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रणनीति के आगे विपक्ष टिक पाएगा? उन्नीस में 15 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को, एक कांग्रेस की और बाकी एनडीए गठबंधन की। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये गठबंधन क्या एसपी बीएसपी गठबंधन से ज़्यादा प्रभावी साबित होगा? क्या स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी? क्योंकि 63 सीटों पर अखिलेश यादव के हिस्से में गई हैं, 17 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास आई हैं और इसमें भी अखिलेश यादव अभी पूरी 63 पर नहीं लड़ेंगे, ऐसी खबरें हैं। बाबू सिंह कुशवाहा 2%, 3%, 4% वोट वाली जो कम्युनिटी हैं उनके नेताओं को अखिलेश यादव जोड़ रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा बसपा से निकले नेता, कुशवाहा समाज के बड़े नेता उत्तर प्रदेश में, उनसे भी अखिलेश यादव की बातचीत चल रही। हो सकता है बाबू सिंह कुशवाहा, एक बार अखिलेश यादव उनकी पत्नी को चुनाव लड़ा चुके हैं अपने टिकट पर, तो इस बार हो सकता है कि बाबू सिंह कुशवाहा या उनकी पत्नी को एक बार फिर वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर कहीं से चुनाव लड़ाएं और बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए पूरे प्रदेश में प्रचार करें और भी उनकी पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा हो। इसी तरीके से पूर्वांचल में कुछ सीटों पर असर रखने वाले जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से भी समाजवादी पार्टी की बात बहुत अंतिम दौर में है। ये भी कहा जा रहा है कि राजा भैया भी समाजवादी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि कुछ रणनीतिकार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राजा भैया को भाव नहीं दिया, इसलिए वो थोड़ा समाजवादी पार्टी के करीब जाकर एक डील करना चाहते हैं बीजेपी से। ये बातें भी सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो चीज़ें हैं अगर देखें तो 2014 में मोदी के उदय के बाद से उत्तर प्रदेश में विपक्ष एक तरीके से वेंटिलेटर पर चला गया। पूरा विपक्ष अगर लोकसभा के दृष्टिकोण से देखें और विधानसभा की दृष्टिकोण से भी 2017 के जो विधानसभा के नतीजे थे वो बड़े खतरनाक थे समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत स्थितियां खराब थीं। उसके बाद भी एक तरीके से विपक्ष ने वापसी की। 2022 में अखिलेश यादव की 111 सीटें हैं, बाकी सपा बसपा कांग्रेस का भले ही मटिया मेट हो चुका है, समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा और कांग्रेस का मटिया मेट हो चुका है। समाजवादी पार्टी और उसके साथियों ने 111 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती हैं। तो इस लिहाज से ये कहा जा रहा है कि अपने आप में ये चुनाव क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष को संजीवनी देगा? क्या एक नया प्रयोग कुछ कारगर होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इससे चिंतित है, नहीं चिंतित है? बहुत सारे सवाल हैं मंथन में जिनको आज हम उठाएंगे और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर वो आंकड़े चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का कैसे, मोदी काल में विपक्ष का कैसे अवसान हुआ। 2009 में कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें लोकसभा की मिली थी उत्तर प्रदेश में। तब भी ऐसा नहीं कि कांग्रेस बहुत बलशाली थी उत्तर प्रदेश में, उसका वोट बहुत था, ऐसा नहीं था, लेकिन एक हिकमत अमली से कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी रणनीति से वो चुनाव जीता और उस वक्त की जो सत्ताधारी पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, उसे 20 सीटें मिली और उस वक्त जिस दल के पास सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की सीटें थी 37 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। 2004 में 2004 से 2009 तक 9 का इलेक्शन जब समाजवादी पार्टी लड़ी तो वो 23 पर सिमट कर आ गई, बहुजन समाज पार्टी 20 पर रह गई, कांग्रेस पार्टी 21 सीटें जीती और फिर बाकी बची सीटें ही बीजेपी को मिल पाई थी। तो 14 के बाद से यूपी में गैर भाजपा के जो दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनका एक तरीके से अवसान हुआ। क्या आज का जो सवाल है मंथन में, क्या यूपी में विपक्ष को संजीवनी मिलेगी और क्या यूपी से विपक्ष को संजीवनी मिलेगी देश के लिए? ये बड़ा सवाल। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। राकेश परमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत राकेश जी, बहुत आभार। अनुभव चक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुभव जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, आभार। राजकुमार मौर्य साहब कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को
बिल्कुल प्याज के छिलके की तरह रोज सुबह से शाम तक छीलने वाले राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। जोशी जी मुस्कुरा रहे हैं गठबंधन करके और कांग्रेस के मित्र भी बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों मित्रों ने एक तरीके से अब कमर कस ली है। अभी तक ये हो रहा था कि इंडिया गठबंधन की हालत बड़ी ख़राब है, लेकिन जब पहली खबर जोशी जी उत्तर प्रदेश से आई तो उसके बाद से तो लग रहा कि आप लोगों का मामला ही बनता जा रहा है चारों तरफ। केजरीवाल साहब ने भी समझौता कर लिया, महाराष्ट्र से भी खबरें आ रही हैं कि सब फाइनल है। जोशी जी देखिए दुर्गेश जी, जो ये गठबंधन है हमारा उत्तर प्रदेश का, अब ये उत्तर प्रदेश की सीमा से लांघ कर मध्य प्रदेश तक जा पहुंचा है और भारतीय जनता पार्टी की चिंता लगातार इस विषय से बढ़ने का काम हो रहा है। क्योंकि आज जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था, जो ये गठबंधन है ये क्यों हो रहा है, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए, और जो लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई, जाति जनगणना की लड़ाई और पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज और आधी आबादी और अगड़ा समाज, इसको लेके माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सूत्र दिया था वो पूरे देश का जन आंदोलन बन चुका है। हम लोग निश्चित तौर पे यहाँ पर जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति से अंत करना है। इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने, जिनको अब नया नाम इन्होंने दिया है, मोदी जी की गारंटी, जिनको ये पहले चुनावी जुमले कहते थे, अब नया नामकरण के साथ ये आए, नया फ्लेवर लेकर आए। और ये मोदी जी की गारंटी जो 2014 में, 2019 में देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी की जो गारंटी है उन पर वोट देने का काम करा। और वो गारंटियां क्या थी, मैं आपको बताने का काम करता हूँ। वो गारंटी थी 2 करोड़ नौकरी की, 20 करोड़ नौकरी का हिसाब नहीं दे पा रहे। किसानों की बात हुई थी, किसानों की आय दुगनी की, और किसान आज धरने पर बैठा हुआ है, किसान आज सड़क पर है। और रोजगार की बात हुई थी, रोजगार में आप देखिए अभी भी परीक्षा लीक हुई है उत्तर प्रदेश में, जो नौजवानों पे आशा होती है। निश्चित तौर पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके आए थे भारतीय जनता पार्टी, और देखिए मणिपुर में क्या घटना घटने का काम करता है। और अभी आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस आए, कम से कम उस बेटी के घर भी जाए। हमारी उनसे इल्तिजा है कि वो वहां जाएं और कम से कम उनके जो दुख है उसमें मरहम लगाएं, जिस पर रेप करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करा। और देश में अनुमान स्थिति, चाहे हाथरस की दलित बेटी का हो, चाहे आप कानपुर में माँ बेटी का हो, आप भी कानपुर में रहते हैं और आप देखिए स्थिति क्या है। ये स्थिति को पूरे देश में देखा है। आज जरूरत है हम सब लोग इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त उत्तर प्रदेश में करें। ये जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के कंधों में थी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। ठीक बात है। राजकुमार मौर्य, जोशी साहब तो बहुत ही जोश से लबरेज हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल अब बिल्कुल बीजेपी का बिल्कुल यहाँ से सुपड़ा साफ कर देंगे, ऐसा लग रहा जोशी जी के जो जोश है उनका। राजकुमार मौर्य जी, कुल मिलाकर ऐसा आपको नहीं लगता है क्या कि अगर थोड़ा सा कांग्रेस सीरियस हो जाती तो जो लोग छिटक गए आपसे, चाहे नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो और लोग हों, बात बन सकती थी? जिस जोश के साथ में, जिस जोश खरोश के साथ में आप लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया था, आपको लगता नहीं कि कांग्रेस की कहीं हीला हवाली, मैं कहूंगा इसको, मैं गलती भी नहीं कहूंगा, मैं लापरवाही भी नहीं कहूंगा, इसको कहते हैं हीला हवाली। तो मुझे लगता है कांग्रेस की हीला हवाली की वजह से ये एक गठबंधन जो है वो एक बड़ा गठबंधन बनते रह गया क्या? नहीं है जी, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं दुर्गेश जी, कोई हीला हवाली नहीं है। हमारा एक उद्देश्य है कि भाजपा को रोकना, यानी जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, जो सामाजिक न्याय को नहीं मानती हैं, सामाजिक अन्याय कर रही हैं, इन चीजों को रोकना। इसके लिए हमने एक गठबंधन बनाया। हमारा एक मोटो क्लियर है, उसमें जो जो साथ आना चाहते थे उनका स्वागत है। ममता जी भी आना चाहती थी बिहार में, नीतीश जी तो ये समझिए एक प्रकार से मुखिया ही थे परिवार के, लेकिन उनको कहीं कहीं से भारतीय जनता पार्टी ने जो है ईडी, सीबीआई और तमाम तरीके के डर दिखाकर, तमाम तरीके के अपने तरीके से डराया। लेकिन देखिए जो मजबूत साथी हैं, तेजस्वी जी हैं, अखिलेश जी हैं और हमारे राहुल गांधी जी कितनी निडरता के साथ जो है मुकाबला कर रहे हैं। मामूली बात नहीं है, जनता देख रही है इन सब चीजों को। आपने चंडीगढ़ में देखा, हमारी आवाज आ रही है दुर्गेश जी? लगातार धड़ल्ले से बोलिए, जनता सुन रही है आपको, बोलिए। जी ठीक, वही
तो आपने देखा चंडीगढ़ में क्या हुआ था, सरेआम लोकतंत्र की हत्या की गई। कौन जिम्मेदार है? सीधा सीधा भाजपा जिम्मेदार है, भाजपा के नेता जिम्मेदार है। तो इस तरीके से जनता देख रही है कि क्या हो रहा देश में, उनका देश किस तरीके से कुछ। अरे मौर्य जी, यूपी में कैसे सम्मानजनक सीटें लाओगे ये बताओ हमको। ये तो जर्नल बातें ठीक हैं, अच्छी लगती है सुनने में, और आप दोनों के चेहरे खिले हुए देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे जब डिबेट में आते थे कांग्रेस के साथी बड़े निराश नजर आते थे। समाजवादी पार्टी वाले भी बिखरे अजीब सी अजब गजब बातें किया करते थे, लेकिन आज अच्छा लग रहा कम से कम। आप बुलाए हैं, बोलने दीजिए, सारा आप ही बोल देंगे तो हम लोग ना, ये राजनीतिक दलों की बड़ी खराब परंपरा है। आप लोग पत्रकारों का मुंह पकड़ने लगते हैं, कृपा करके नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरा विशेषाधिकार है। मैं पार्टी से, मैं अपने चैनल से तनख्वाह लेता हूं, आपकी पार्टियों से नहीं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। तो मुझे भी मेरा कर्म करने दीजिए। अब मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब भाषण देने के लिए तो ये मंच नहीं है। बोल लीजिए। नहीं, ठीक है, बोलिए। देखिए, हम सीधा बता रहे हैं कि इसमें कोई हमारी क्या औकात है, या कांग्रेस की या सपा की क्या औकात है कि ये सारी सीटें जीत लें। ये देश की जनता तय करेगी। उसको अपना देश बचाना, अपना संविधान बचाना है, अपना जो इस तरीके से भाजपा नष्ट कर रही पूरे तंत्र को, उसको बचाना है। ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, सपा की नहीं है, देश की जनता की है। और राहुल गांधी जी इस समय जनता की आवाज बन रहे हैं। मौर्य जी, कनेक्शन ठीक करिए, गड़बड़ा रहा है। अभी आपने जोड़ा है समाजवादी पार्टी के साथ कनेक्शन, लेकिन बीच बीच में आपका नेटवर्क डाउन हो रहा है, उसको ठीक करिए। अच्छा। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी अनुभव चक के पास जाता हूं। अनुभव चक, वो कह रहे हैं कि आप लोग जो 80 का दावा कर रहे हैं कि 80 सीटें जीतेंगे, ये तो जनता तय करेगी। आप लोग कैसे तय कर देंगे 80 हम जीत लेंगे? भाई, वो तो कह रहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकती, जनता जितनी जिताएगी उतनी जीतेंगे, और आप लोग अलग राग अपनाए हैं, पूरा देश ही जीत लेंगे। देश बचाना है भाई। ये मौर्य जी, अब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। ये सवाल हमारा अनुभव चक से है, और आप लोग खुद ही तय कर देते हैं, इस बार 400 पार, इस बार 600 पार। अरे जनता को भी कुछ करने दीजिए महाराज। देखिए दुर्गेंद्र भाई जी, लगातार जो दोनों हमारे पैनलिस्ट हैं, उन्होंने एक ही बात कही कि जनता चुनाव में तय करेगी। तो इनको ये भी समझना चाहिए कि 2014 के बाद के जितने चुनाव हुए थे, क्या वो जनता ने तय उसके नतीजे नहीं तय करे थे? लगातार इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आने से लोकतंत्र पे खतरा हो जाता है और तमाम और अव्यवस्थाएं फैलाई जाती हैं। तो विपक्ष के रूप में जो इनकी भूमिका थी, उसका निर्वहन करते हुए हर बार ये जनता के बीच में गए, और जनता ने जो जवाब दिया वोटों के द्वारा उनके सामने है। ये लगातार वही मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाने की बात करते हैं। कितना जा रहे हैं ये आपको भी पता, हमको भी पता। सिर्फ सोशल मीडिया पे जनता को पता कि मोदी के राज में उनको मिला क्या। मोदी की गारंटी ऐसे ही नहीं कह दिया गया। मोदी ने वो विश्वास पैदा किया है आम जनमानस के मन में कि जो मोदी जी ने कह दिया है उस पर अक्षरशः वो खरे उतरते हैं। और ऐसा उन्होंने कोविड के समय, जबकि ना सिर्फ देश बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी जो अपने आप को बड़ा मजबूत देश मानते थे, वहां पर त्राही मची हुई थी। उस समय भी देश के अंदर जिस तरीके से आम जनमानस के घरों के तक भी राशन पहुंचाने का काम किया गया, भूख की वजह से कोई मौत नहीं होने दी गई, और उनकी अपेक्षा हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद निःशुल्क जो यहाँ पे कोविड के टीके लगाए गए हैं, उस तरीके का काम किसी भी देश की सरकार ने नहीं करा है। तो मोदी जी ने ये जो विश्वास पैदा करा है, इसलिए मोदी जी खुल के ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी। किसी और पार्टी के नेता में ये साहस है क्या राहुल गांधी कह के दिखाए राहुल गांधी की गारंटी, या किसी और पार्टी के नेता अखिलेश यादव कह के दिखाए कि अखिलेश यादव गारंटी? उनको पता है कि हमारा नाम जुड़ते ही इसमें भ्रष्टाचार की महक आने लगेगी, जनता समझ जाएगी इनका नाम जुड़ा है। तो जो ये गारंटी दे रहे हैं, इसमें कितना % इनके पार्टी के नेताओं के पास पहुंचेगा, दुर्गेश जी काउंटर दे दीजिएगा, लाभ मिलेगा, ये जनता को पता है। इसलिए बिल्कुल 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे नेताओं ने ऊपर कहा है कि 400 पार, वो 400 पार हम करने जा रहे हैं। ये लोग आपस में खुश होते रहे कि हमारा गठबंधन हो गया है। हमें पता है कि गठबंधन जो हमारा जनता के साथ है, और जनता मोदी जी के शासन में बहुत अपने आप को सुरक्षित और विकसित होते हुए देख रही है, और वो जनता
भारतीय जनता पार्टी ठीक है अनुभव भाई, ठीक है अनुभव भाई, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं ब्रेक ले रहा हूं। जब ब्रेक से लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी के साथी ये कह रहे हैं कि एक तरफ मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ जब अखिलेश या राहुल कोई गारंटी की बात अगर करते भी हैं तो फिर ये भ्रष्टाचार की गारंटी है। एक ब्रेक ले रहा हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं और उससे पहले चर्चा यही कि मोदी की गारंटी बनाम विपक्ष की गारंटी, क्या विपक्ष का कोई नेता इस हैसियत में है क्या कि उसकी गारंटी पर जनता उसे वोट दे दे। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि विपक्ष की गारंटी का मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी। तो एक रिएक्शन बनता है दोनों पार्टियों के नेताओं से। भुवन भास्कर जोशी के पास जा रहा हूं, केवल 5 सेकंड में अपनी बात वो कहेंगे और उसके बाद फिर एक कांग्रेस का एक रिएक्शन, उसके बाद फिर बाकी जो हमारे 3 विद्वज्जन मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास जाऊंगा। जोशी साहब केवल 5 सेकंड में रिएक्ट करिए। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं उनका मैं भाषण सुन पा रहा था भ्रष्टाचार पे। भ्रष्टाचार की तो मैं कहना चाहता हूँ ये प्राथमिक पाठशाला है भारतीय जनता पार्टी। मैं बताना चाहता हूँ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी पूरे कैमरे के सामने रिश्वत मांगते हुए पकड़े गए। ये पूरे देश ने देखा है। और अभी अभी आपने क्या काम करा, अजीत पवार जिन पे आपने आरोप लगा रहे थे 70,000 करोड़ के घोटाले का, आपने उनको अपने नमामि गंगे के तहत आके साफ कर दिया, भ्रष्टाचार का उनका दूर। अशोक चौहान जी अभी आप लेकर आए उनको आदर्श घोटाले का, जिन पे आरोप ये आरोप हमने नहीं लगाए थे, ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाए। क्या हुआ उनका? शुभेंदु अधिकारी जी टीएमसी के ये आरोप आपने लगाने का काम करा। देश के सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाकर नया जो आपका जो भारतीय जनता पार्टी का जो वॉशिंग पाउडर रहा है उससे धुल के आप क्या ले जाना चाहते हो? आप क्या भ्रष्टाचार की बात करना चाहते हो? कि भारतीय जनता पार्टी तो इस देश की अभी जो एक मिनट जोशी साहब 15 सेकंड हो गया, बॉन्ड बस 1 सेकंड की इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आया था। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में क्या हुआ? अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो बॉन्ड है ये महत्वाकांक्षी भ्रष्टाचार की योजना थी आदरणीय मोदी जी की, क्योंकि 95% चंदा बेनामी चंदा ठीक है। आ गई बात मौर्य जी, अब 10 सेकंड आपको देना ही पड़ेगा, 10 सेकंड देना ही पड़ेगा। जोशी जी 15 सेकंड बोल चुके हैं, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सीधा सा स्पष्ट बात है। हमारे नेता राहुल गांधी जी इस समय सड़कों पर है, यूपी की सड़कों पर हैं। उनका तो सीधा स्पष्ट है, हम आज को न्याय दे रहे हैं। राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में उबाल है इस समय, खासकर जो पिछड़ा वंचित समाज है उनको उनके अंदर जागरूकता पैदा हो रही है। ये किसी गारंटी से कम है क्या? अरे वोट किसको मिलेगा? मौर्य जी छोड़ गए, अलग पार्टी बना ली उन्होंने, आज ऐलान कर दिया उन्होंने, आप लोगों का साथ छोड़ गए मौर्य जी। युवा जो है 68,000 जो घोटाला हुआ था बीजेपी ने किया था, युवा जो है राहुल गांधी को अपना दे रहे हैं, पूरा बता रहे हैं, क्या किसी गारंटी से कम है? ठीक है, आज राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। ठीक है, बात आ गई। मौर्य जी रोक रहा हूं आपको, राकेश सिंह परमार की तरफ रुख करूंगा। परमार साहब, जो आज मेरे मंथन का एक पूरी कार्यक्रम का विषय है कि जो एक गठबंधन बना है, बहुत खींचतान लंबे समय तक ये चला और मीडिया में सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश बहुत दिनों तक सुर्खियों में रहा, अभी भी सुर्खियों में, आज भी सुर्खियों में, कि गठबंधन पहले नहीं बन रहा था, इस बात को लेकर मीडिया को चिंता थी। अब गठबंधन बन गया, इसको लेकर भी चिंता है कि अब गठबंधन बन गया तो अखिलेश ने कब कहा था, राहुल ने ये कहा था, केजरीवाल ने कहा था, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें हम देख रहे थे आज मुख्यधारा की मीडिया में हो रही हैं। ये जो गठबंधन बना है, क्या आप सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि पिछली बार सपा बसपा का जो गठबंधन था वो 15 सीट जीता था उस गठबंधन ने, क्या उसके इर्द गिर्द भी कहीं स्थितियां परिस्थितियां बनती दिख रही हैं? क्या ये मोदी के जो अश्वमेध यज्ञ वो छोड़ने वाले हैं, कर रहे हैं, अश्वमेध का घोड़ा वो छोड़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, उसको क्या कंपीट कर पाएगा? क्योंकि बीजेपी कर रहे हैं हम 80 के 80 जीत लेंगे। परमार साहब। चौहान साहब नमस्कार, और आपके सभी पैनलिस्टों के साथ आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम।
गठबंधन की राजनीति अब मजबूरी हो गई है, क्योंकि क्षेत्रीय छत्र पूरे देश भर में अपनी वजूद कायम कर चुके हैं। इसलिए कोई एक पार्टी अकेले नहीं लड़ सकती और यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम बात वर्तमान गठबंधन जो यूपी में दो लड़कों ने दोबारा मुलाकात किया है, ये जो हीरा मोती की जोड़ी आई है, वो पहले क्या किए आगे क्या करिए ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि ये किस उद्देश्य से ये मिले। गठबंधन में आपका मन साफ होगा तभी आपका वोटर एक दूसरे पर ट्रांसफर होगा। ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर सबसे बड़ी दल है लेकिन सबसे छोटे स्तर पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के जो सर्वमान्य नेता है, जो पहले यूपीए के अध्यक्ष हुआ करती थी, उनका बीच मैदान से हट जाना रणभूमि से सेनापति का हटने जैसा होता है। उससे सेना का मनोबल डाउन होता है। आप कह सकते हैं कि उनका उम्र हो गया है तो राज्यसभा में नहीं जाती, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के दूर दूर तक उम्मीद तो है नहीं। और जब आपको मिला था तो आप बनी नहीं थी, अंतरात्मा की आवाज पर आपने छोड़ दिया था, तो आप राज्यसभा क्यों गई हैं? सुरक्षा को आपको वैसे ही पूरा जीवन भर मिलता। आप बीच रणभूमि में अपने कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज की, राज्यसभा में जा करके ये कार्यकर्ताओं के मनोबल को प्रभावित करेगा। हाँ, आप कह देती कि अब मेरा उम्र हो गया है, नौजवानों के लिए मैं ये छोड़ रही हूं, आप ज्यादा प्रतिष्ठा पाती। यही तो कहा उन्होंने कि मेरी उम्र हो गई है। उन्होंने यही तो कहा कि मैं बीमार हूं, मेरी उम्र हो गई है। और फौज में भी भैया रिटायर तो होते हैं लोग, सेनापति भी रिटायर होता है। तो राज्यसभा में बीमारों के लिए बनाया गया है, मतलब ये साबित करना चाहते हैं कि मैं बीमार हूं इसलिए राज्यसभा में जा रही हूं। गलत क्वेश्चन और गलत आंसर। भाई आप बीमार है तो घर रहिए ना, 10 जनपद में अस्पताल खुलवा दिया जाएगा। एकदम राम मनोहर लोहिया के बगल में है 10 जनपद, पूरा एम्बुलेंस सेवा। आप पहले वहां जा रहे हैं भाई शिक्षा करने के लिए। ठीक है, आप कहीं कोई प्रखर प्रवक्ता जाता, देश का बात उठाता, जनता का बात उठाता, यह होता। देखिए क्या होगा, जनता किस बात पर वोट देती है। 415 सीट जीत कर राजीव गांधी आए थे, विश्वनाथ प्रताप ने एक इल्जाम लगाया, उनकी सरकार चली गई। मिस्टर क्लीन की छवि मनमोहन सिंह साहब की थी, 2G 3G कोलजी जीजाजी पर उठा, उनकी सरकार चली गई। 10 साल तक चली, बड़ा बढ़िया चली, बहुत बढ़िया बढ़िया काम हुए। जितने बढ़िया कांग्रेस ने काम किया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, तब बढ़िया बढ़िया काम किया, लेकिन तब भी एक दाग लगा, आप हट गए। नरेंद्र मोदी के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि नरेंद्र मोदी के निजी सरकार पर कोई दाग नहीं लगा है, लेकिन भ्रष्टाचार दो तरह का होता है, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, घोटाला करना, और दूसरा घोटालेबाजों को अपने साथ लेना या संरक्षण देना, यह भी घोटाले के श्रेणी में आता है। जैसा कि जोशी साहब कह रहे थे कि भाई कल पवार को आपने कहा था बेईमान है, आज ले लिया। बेईमान पवार नहीं है, बेईमान आप है कि आपने एक बेईमान को अपने साथ ले लिया, यह भी बेईमानी है। मैं दारूबाज के साथ बैठा हूं, मैं कहूंगा मैं दूध पी रहा हूं, दुनिया नहीं मानेगी। आप राजनीतिक बेईमानी तो कर ही रहे हैं, और यह आपके ऊपर चस्पा होता जा रहा है कि जिस जिसको आपने सर्टिफिकेट बांटा कि यह आदमी बेईमान है, इतना का भ्रष्टाचारी है, अगले दिन आपने उसको ले लिया। राजनीतिक दल के लोगों को आपके विरुद्ध प्रश्न उठाने का मौका मिला। अगर आप परमार साहब, इन सबके बावजूद मोदी जी धड़ाधड़ चुनाव जीतते जा रहे हैं, इस देश की जनता को दिख नहीं रहा क्या? क्यों जीत रहे हैं? मैं वही नहीं, मोदी जी चुनाव जीत तो फिर क्या जरूरत थी शरद पवार को पार्टी को भतीजा को लेने की? फिर क्या जरूरत थी राणा को लेने की? फिर क्या जरूरत है उन बेईमानों को लेने की? आपके खुद के मेहनत पर जीत रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि उनको ना लेते तब भी मोदी जी जीते, क्योंकि मोदी ने व्यक्तिगत और उनके पूरे कैबिनेट ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता का नाराजगी हो और जनता उनके विरुद्ध हो। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उनको कौन समझा रहा है, कौन शिक्षा दे रहा है कि भाई शरद पवार के भतीजे को ले लो, फलाना को ले लो, जितने बेईमान है ले लो। शिक्षा नहीं दे रहे हैं परमार साहब, उनके पास नेता नहीं है उन इलाकों के। दिक्कत ये है, अशोक चौहान को लिया क्योंकि विदर्भ में नेता नहीं है भाजपा के पास। वो बहुत अच्छे पॉलिटिकल मैनेजर हैं, वो ये नहीं देखते हैं, वो उनको सरकार बनानी है, उनको देश चलाना है। बड़े उद्देश्य के लिए छोटे छोटे समझौते होते हैं। मुझे लगता है ऐसा ही सोच रहे होगी भाजपा। चौहान साहब, फिर आप कहिए ना कि मैं पार्टी में डिफरेंस नहीं, मैं भी वही हूं। आप भाई उन्होंने कहा लोकसभा में, उन्होंने कहा जब परिवारवाद पे घेरा कांग्रेस ने, तो उन्होंने कहा कि भाई एक नेता के 10 बच्चे आ जाए राजनीति में हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पार्टी अखिलेश यादव चलाएंगे तो हमें दिक्कत है। उन्होंने कहा इस बात को लोकसभा में कहा। बिल्कुल ठीक है, भाजपा का परिवारवाद नहीं है, क्योंकि उसका परिवार का कोई सदस्य इस स्थिति में नहीं है कोई निर्णय लेगा कि टिकट किसको मिलेगा, उसको खुद टिकट मिलेगा। मोदी जी ने यही कहा कि अगर कोई सोशल काम, किसी नेता का बच्चा, 10 बच्चे उसके हैं, 10 अच्छा काम करते हैं, स्वागत है, लेकिन वो टिकट नहीं तय करेंगे। ये भाजपा का लोकतंत्र है। मैं कह रहा हूं
कि यह परिवारवाद नहीं है, यह तो लोकतंत्र में अधिकार है। भाई मैं काम करूंगा, मुझे टिकट नहीं लगे, लेकिन और जो परिवारवाद है, जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, उसका परिवार डिसाइड करता है कि किसको क्या बनना है। यह परिवारवाद है और यह परिवारवाद घातक है और इस परिवारवाद का इंडोर्स नहीं होगा। परिवारवाद की परिभाषा भी अलग अलग है। मैं महेंद्र सिंह के पास जाऊंगा, खैर मैं परिवारवाद पर डिबेट नहीं करूंगा। अब आज चूंकि मेरा मुख्य विषय है कि मैं जोशी साहब आऊंगा आपके पास, अभी चूंकि सारे लोगों के पास मैं जा नहीं पाया हूं। महेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और आपको सब पता है कि सारे लोग इस बात को कहते हैं कि जो यूपी जीता वो देश जीत जाता है, देश में उसी की सरकार होती है। ज़्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत सारे देश के नेताओं को ये दिक्कत भी है कि सारे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होते हैं और जो यूपी से नहीं होते दूसरे राज्यों से आके यहाँ चुनाव लड़के प्रधानमंत्री होते हैं। यूपी की मिट्टी का ये प्रभाव है। लेकिन ये गठबंधन क्या विपक्ष को संजीवनी दे पाएगा? क्या समझ रहे हैं आप इसे? सही कह रहे हैं दुर्गेश जी। दरअसल यूपी, इस पूरे जो इंडिया ब्लॉक का जो गठबंधन था, इस पे यूपी पे ही नजर थी और आते आते काफी देर कर दी इन्होंने। आरएलडी चली गई। आरएलडी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी प्रभाव है, खासतौर पे आगरा मथुरा तक, अगर बागपत से लेकर जाए इधर। और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता था कि जाट, गुज्जर, मुसलमान और यादव वोट और तमाम ओबीसी वोट। और अगर ये तीनों का एक साथ होता, आरएलडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तो इसका कुछ रूप अलग होता। आज हम लोग जो कह रहे हैं कि कितनी सीटें लेके आ पाएंगे या कुछ चेंज कर पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। कांग्रेस की मैं सीटें देख रहा था, जो 17 सीटें उन्होंने चुनी, उसमें 6-7 ऐसी सीटें हैं जिसपे तो कोई भी कह देगा कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। और 1-2 सीटें हैं इनकी जो वो निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 2 चीजें हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। अगर विधानसभा चुनाव देखें तो वो सारे नतीजे सबको मालूम है कि ट्रांसफर वोट बहुत कम हो पाते हैं। हाँ, आरएलडी के साथ में अगर समाजवादी पार्टी होती तो थोड़ा सा फर्क पड़ता इसका। और दूसरी चीज ये है कि एक टैगलाइन जो चला दी है मोदी ने, मोदी की गारंटी। कई बार चुनाव में टैगलाइन का बड़ा फर्क पड़ता है। टैगलाइन लोगों की जुबान पे आ जाती है और वो जुबान पे जब आ जाती है तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो फिर बदल नहीं पाती, वो माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो मोदी की गारंटी, ये टैगलाइन चल गई है। एक दूसरा कि बीजेपी की स्ट्रेटजी है और स्ट्रेटजी यूपी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बूथ लेवल पे फोकस्ड है उनकी। तो उस स्ट्रेटजी को ये काउंटर करने के लिए ना बहुत दिन कर दिए। अभी सीट बंटवारा हुआ, अगले हफ्ते चुनाव आयोग घोषणा कर देगा चुनाव की। तो ये लोग ना तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना पाए, ना कोई एजेंडा बना पाए, ना ही मोदी को काउंटर करने के लिए जो मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं इस गवर्नमेंट में, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत नाराजगी है। लेकिन उस नाराजगी को क्या ये गठबंधन अपने एजेंडे में ला पा रहा? नहीं ला। अब भ्रष्टाचार की बात ज्यादातर उठाते हैं राहुल गांधी जी। भ्रष्टाचार मुद्दा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं चल रहा, कई सालों से नहीं चल रहा है। उस मुद्दे में कोई दम नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, कारोबार का मुद्दा, जो व्यापार बहुत खराब स्थिति में चल रहा है, वो उस मुद्दे को, महिलाओं के मुद्दे को नहीं उठा पा रहे हैं जिस जोरदार तरीके से उठाना चाहिए। तो एक तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, एजेंडा नहीं है, नेता नहीं है, टैगलाइन नहीं है, लोगों को मोबिलाइज करने की क्षमता नहीं है, बहुत लेट कर दिया इन लोगों ने। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा कुछ चमत्कार यहाँ होने को उम्मीद नहीं। 18-19% समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है और अब आप सोचिए उसको कितना बढ़ा पाएंगे। नहीं, लोकसभा में आपकी बात सही है कि 18-19% वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, लेकिन विधानसभा में तो सर्वाधिक वोट बैंक उनका है। अगर भाजपा के बाद देखें तो 33% वोट मिला है उनको। लेकिन ये इतिहास में समाजवादी पार्टी को कभी इतना वोट नहीं मिला है। हाँ, जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं दुर्गेश जी, तो उसमें बेसिकली वो समाजवादी, मतलब वो जो विधानसभा वाले आंकड़े हैं वो काम नहीं करते। बिल्कुल नहीं काम करते, हम सहमत हैं इस बात से। इस बात से हम सहमत हैं कि विधानसभा वाले आंकड़े काम नहीं करते, बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल सहमत। यही अभी फोकस मोदी और मोदी के प्रोग्राम और मोदी की स्ट्रेटजी, मोदी की जो बूथ लेवल तक स्ट्रेटजी और जो एजेंडा सेट करने की, बहुत तेजी से वो एजेंडा सेट करते हैं, उसके ये एक को फॉलो करते हैं, दूसरा उनका सेट हो जाता है एजेंडा। तो ये एक उस तेजी से नहीं कर पा रहे हैं काम। अगर यही 1 महीने पहले इनका तय हो जाता
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो जाता है। नहीं, अब तो मेरा मानना है कि वो स्थिति रही नहीं। अब कोई एक ओवरऑल इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज रही नहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखिए, बिहार में जो उनका स्वाभाविक एलाई है वो मिलकर लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में उनके जो स्वाभाविक एलाई हैं वो मिलकर लड़ रहे हैं, केजरीवाल एक नए एलाई के रूप में मजबूती के साथ खड़े हैं, ये उपलब्धि है विपक्षी नेताओं की। अखिलेश यादव पुराने एलाई हैं, वो भी साथ में आ गए। तो अब कोई ऐसा नहीं कि कोई इंडिया का होल नेता होने जा रहा है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो जाए, मुझे नहीं लगता ऐसा होने जा रहा है। और जो केजरीवाल जी है ये बहुत बड़े एलाई नहीं, पंजाब में वो सीट दे नहीं रहे, दिल्ली में जो 7 सीटों का है वो 7 सीटों से क्या कुछ होने वाला है, गुजरात में 1-2 सीट केजरीवाल को मिल जाएगी उसके अगेंस्ट, तो कोई बहुत बड़ा फर्क दिल्ली राज्य से होने वाला नहीं है। तो केजरीवाल का कोई इम्पैक्ट ऑल इंडिया में हुआ ही नहीं। ममता बनर्जी अलग हो गई, नीतीश कुमार अलग हो गए, बाकी तो आप जैसे बता रहे हैं कि स्वाभाविक जो गठबंधन पहले से है वो चल रहा है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई खास नहीं। आंध्र प्रदेश नहीं, लेकिन मैं लौटूंगा महेंद्र सिंह। राघवेंद्र सिंह राजू, इस बात को भी हम जब चर्चा करते हैं तो भूल जाते हैं। हम लोग चर्चा, एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि भाई 2019 में बीजेपी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है। अब क्या राज्यों में सीटें बढ़ जाएंगी क्या जो वो जीत लेगी? भाई जो जितने राज्य हम देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो गया हुआ उसका, और दक्षिण में उसे सीटें पिछली बार अच्छी खासी मिली थी। कर्नाटक में मान लो कर्नाटक में वही स्थिति हो जाएगी तो सारा जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके जो नंबर मौजूदा है 303 वही तो है। 400 कहां जा रहा है दुर्गेन जी? 360-70 कहां जा रहा है जी? 2019 में तमाम गठबंधन और सहयोगियों के साथ करीब 41% मत भारतीय जनता पार्टी को मिला था जी, और कांग्रेस को 2019 में करीब 20% वोट मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्थितियां बनी थी, आपने देखा हो दिसंबर में 140 जब विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया तो यह लगा कि एक बहुत बड़ा बांडर आने वाला है, बहुत बड़ा कोई सेगमेंट तैयार हो रहा है विपक्ष का, और पूरा हर विपक्षी दल एक हो गया था। लेकिन उसके बाद आपने देखा सहने सहने कोई मुद्दे ये लोग सेट नहीं कर पाए, और आज भी उनके मुद्दे आपस में वैचारिक मतभेद तो हैं। अब ये बात अलग है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्यसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, 26 तारीख को उसका बीजेपी के लोगों को उसका रिहर्सल तैयारी कराई जाएगी, 27 तारीख को मतदान है। जहां तक अभी आपने बात बताई कि राजा भैया से भी वार्तालाप हुई और नरेश उत्तम पटेल जी उनके यहाँ गए, लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि वो कौशाम्बी की लोकसभा सीट को माननीय राजा भैया चाहते हैं, और पिछली बार भी राजा भैया 2 सीटों को लेकर के भाजपा को जिस तरीके से एमएलसी के चुनाव में समर्थन दिए थे, बावजूद इसके उनको वो लोकसभा की सीट प्राप्त नहीं हो पाई थी। आपने देखा होगा कि आज पूरे राष्ट्र में कांग्रेस पार्टी है और क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व अपने अपने प्रदेशों में है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी जो पूरे राष्ट्र में है, हर जगह कायम है, और उनकी भी व्यवस्था देखिए कि उन्हें आज गठबंधन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये गठबंधन भी एक मजबूरी है। तो आज क्षेत्रीय दलों के पास में और उनके पास में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की योजना हो, चाहे वो बेरोजगार की योजना हो, चाहे वो किसानों को लेकर के एफपीओ और तमाम जो संगठन, कृषक उत्पादक संगठन, उन्होंने 5000 से ज्यादा खड़े कर दिए। तो ये तमाम जो स्कीमें किसानों को लेकर चल रही हैं, इतना बड़ा किसान आंदोलन जो चल रहा है, जिस आंदोलन में पहले करीब 2020 में 150 किसान जो है संगठन खड़े हुए थे, आज वो घट करके सिर्फ 50 रह गए। तो ये तमाम जो स्थितियां बन रही हैं, आपको ध्यान हो 1977 में जब कांग्रेस लगातार शासन कर रही थी, और 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, और जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई थी, तो इसी तरीके से तमाम जो राजनीतिक दल थे वो दुर्गेन जी एक हो गए थे। आज जो स्थितियां हैं, बहुजन समाज पार्टी जो तीसरा बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में, वो बिल्कुल साइलेंट है। ये पता ही नहीं लग रहा कि उनकी क्या स्थितियां हैं, कितने सीटों को वो लड़ेंगे, क्या चर्चा होगी। और आपने अभी ये भी कहा कि बाबू सिंह कुशवाहा वो भी लगातार अखिलेश के संपर्क में है, और अभी पल्लवी पटेल का भी जो अपना दल कमेरा की नेता है, उनका भी स्टैंड क्लियर नहीं है। ये ठीक है कि लगातार अपना दल एस के नेता आशीष पटेल ने भी पिछले दिनों उन पर प्रहार किया था। तो ये तमाम जो गठजोड़ चल रहे हैं,
मैं समझता हूं रोजाना आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पार्टी ज्वाइन करने वालों का तांता लगा है। और तमाम ऐसी सीटें, दुर्गेश जी, मैं तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में घूमा हूं, लेकिन यह निश्चित तौर पर है कि बहुत सारे जिलों में, मैं नहीं समझता हूं आधे से ज्यादा जिलों में उत्तर प्रदेश के लोगों को नाराजगी है, ऐसा नहीं है। और एक बहुत बड़ा तबका, जो मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, बहुत बड़ा अपर कास्ट का तबका, वो भाजपा से नाराज है। लेकिन आज ओबीसी और बैकवर्ड की राजनीति है। लेकिन यह निश्चित तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई भी मौका देना नहीं चाहती, और अखिलेश को, अखिलेश के गढ़ में जो उनका समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उस किले को ध्वस्त करने के लिए वो ऐसा चक्रव्यूह बना रही है कि जब आपने देखा हो एक बार मैनपुरी का जब चुनाव हुआ था और उपदेश सिंह चौहान जो भोगांव के पूर्व विधायक थे, और वो जब मुलायम सिंह के खिलाफ जो है चुनाव लड़े थे, और आपने देखा कि किस तरीके से फिर बाद में रिकाउंटिंग हुई, भले मुलायम सिंह वहां चुनाव जीते, लेकिन जो स्थितियां थी, करीब करीब 3.5 लाख मत मैनपुरी में क्षत्रियों का है। तो ये जो निर्णायक मत है फरकाबाद, मैनपुरी, एटा इटावा, भले इसमें ओबीसी प्रत्याशी उतारे गए हों, लेकिन एक बहुत बड़ा जहां ब्राह्मणों का मत है, जहां क्षत्रियों का मत है, आज जो स्थिति चल रही है, सारे दल जो बना रहे भाई राघवेंद्र जी, अखिलेश यादव का जो पीडीए का ए है, उसमें अगड़ा भी तो है, अल्पसंख्यक के साथ में वो कह रहे हैं अगड़ा भी है, फिर क्या दिक्कत है? नहीं है, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक पीडीए वो अलग अलग है। अब आप इस पर ठीक है मैं आ रहा हूं जोशी साहब मैं आ रहा हूं, राघवेंद्र जी को बोलने दिए, मैं आ रहा हूं। दुर्गेंद्र जी, आज आप स्पष्ट करके देख लिए सारे राजनीतिक पार्टियों में अगड़े समाज की क्या स्थितियां हैं। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूं, आंकड़े स्पष्ट करिए। जातिगत जनगणना की बात नीतीश कुमार जी लाए थे, और उन्होंने देखा कि 5 राज्यों को चुनाव में भले कांग्रेस को 10.5 लाख वोट ज्यादा मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी एक राज्य उनको मिल पाया। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति में गुणा भाग का, और आप जहां तक जो विधानसभा के चुनाव की बात अभी हमारे कह रहे थे भुवनेश जी, और उसमें बहुत बड़ा खेल बीएलओ का भी था। मैं समझता हूं कि कई जगह आपने देखा हो कि 10-10 हजार मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे। ये तमाम गड़बड़ियां जो थी, ये ठीक है कि किसका आंकड़ा बनता, कौन जीतता कौन हारता, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूं, लेकिन जहां तक नीतिगत बात है कि समाज में सभी वर्गों का सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। राजनीति का मतलब सेवा नीति है, और आप अगर स्पष्ट स्थिति रखते हैं कि अपर कास्ट के प्रति, ठीक है राघवेंद्र जी, आपने देखा बहन जी ने कह दिया कि भाई काउंटर, और बहुजन समाज पार्टी भी आज स्पष्ट नहीं कर रही है कि उनका आखिरकार कहीं आंतरिक जो है मामला भाजपा के साथ तो कोई चीज नहीं उनके साथ तय हो रही है। तो ये तमाम बातें भी आने वाले समय में चुनाव में, अच्छा एक जरा सा छोटा सा जवाब दे दो, आप छोटा जवाब दो राघवेंद्र जी। पूरी कथा काया तो आपने पूरे प्रदेश की बता दी, पूरा महापुराण आपने राजनीति का हमें सुना दिया। अब ये बता दो कि ये गठबंधन से कोई नुकसान बीजेपी को होगा कि नहीं होगा, कि पूरे 80 जीत जाएंगे वो, हम लोग अभी से ये मान लें? अभी दुर्गेंद्र जी, मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि बदायूं में धर्मेंद्र यादव जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको फेरबदल दिखेगा। अभी हो सकता है कि बहुत अच्छे अच्छे चेहरे आपको दिखाई दें, कि वो तमाम नाराजियों के बावजूद अभी तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है। कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलकर अवसरवादिता की राजनीति हावी है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन इसके साथ जिन लोगों को, जिन मतदाताओं को फ्री राशन मिल रहा है, फ्री सुविधाएं मिल रही हैं, फ्री बिजली मिल रही है, आम मतदाता जो बहुत बड़ा तबका है ग्रामीण क्षेत्रों में, दुर्गेंद्र जी, वोट को वही सर्वाधिक मतदाता प्रभावित करता है। ये निश्चित तौर पर है कि अच्छी बात है कि आज ये गठबंधन बना है। 17 सीटों पर कांग्रेस को उन्होंने जो सीटें दी हैं, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि बहुत चौंकाने वाली वो सीटें नहीं मिली हैं, और ये निश्चित तौर पर है कि अभी क्लियर नहीं है। अरे भाई, कई ये स्थान ऐसे उन्होंने छोड़ दिए जहां कांग्रेस का दावा बनता था। लेकिन ये हो सकता है कि आज प्रियंका गांधी जी, जिनका आपने नाम लिया, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत वो सक्रियता से रही हैं, और कई ऐसे तमाम लोग हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर है दुर्गेंद्र जी, तमाम जो मुद्दे नहीं थे, मुद्दों के साथ साथ आप तमाम जो राजकोषीय बातें हैं कि हमारे देश का जो राजकोष है, ठीक है राघवेंद्र जी, राजकोष पे चर्चा कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास अब 2 मिनट है, 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा।
जोशी जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा, बोलिए। देखिए, अभी ऑलरेडी मोदी जी के विजय रथ की बात हुई है। इसी उत्तर प्रदेश ने देखने का काम करा। घोसी में माननीय मुख्यमंत्री लगे, उप मुख्यमंत्री लगे, एमपी लगे, एमएलए लगे, केंद्रीय मंत्री लगे। असर क्या है, ये लास्ट चुनाव उत्तर प्रदेश का था, जो दिशा और दिशा पीडीए की जो सफलता है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अगड़ा और आदि आबादी, इसने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करा है, जबकि शासन प्रशासन पूरा योगी जी और मोदी जी का वहां पर था। ठीक है, ठीक है। मौर्य जी, एक छोटी सी टिप्पणी बोलिए। जी, इस बैठक या इस परिचर्चा का जो निष्कर्ष है, इसमें हम कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए खाली ये कहेंगे कि अभी बहुत से आंकड़े बताए गए जो कि इंडिया गठबंधन के फेवर में नहीं थे, तो हम उस आंकड़ों पर बात नहीं करते हैं, हम सीधा एक बात करते हैं, हम जागरूकता पर निकले। हम वंचित समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, जिनको न्याय नहीं मिला है, सामाजिक न्याय नहीं मिला है, राजनीतिक न्याय नहीं मिला, आर्थिक न्याय नहीं मिला, हमको न्याय देने की बात कर रहे हैं। एक नए एजेंडे, कांग्रेस में वो चेहरे कहाँ हैं? कांग्रेस में राहुल गांधी के चेहरे पर कोई ओबीसी वोट थोड़े देगा। देखिए, मौर्य जी के चेहरे पर नहीं देगा, प्रकाश की बातें ही नहीं कर रहे हैं। राजकुमार मौर्य के चेहरे पे मिल जाएगा वोट, तो मौर्य जी को आगे करें। गरीबों की बात नहीं कर रहे, गरीब हर दबके में होते हैं। नहीं, हमने तो बोला भाई, गलत कह रहे हैं आप, राघवेंद्र जी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आपस में चर्चा मत करें, कृपया शांत हो जाए। अब एक छोटी सी, मौर्य जी है, उनका हिस्सा ऑलरेडी है। मौर्य जी, हो गया प्लीज। समाज है, उसकी बात कर रहे हैं। वंचित समाज जो छूट गया था, उनको हमें हिस्सेदारी। अब वक्त नहीं है मेरे पास, मैं कार्यक्रम को खत्म कर रहा हूं। अनुभवचक एक छोटी सी टिप्पणी, मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा। अनुभवचक भाई, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहता हूं। जब आपने पूछा मोदी गारंटी की तरह, क्या विपक्ष के किसी नेता में दम है कि उनके नाम की गारंटी दे सके, तो हमारे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन नाम नहीं बता पाए। दूसरे जो पिछड़ा स्पष्ट हमने कहा कि राहुल गांधी जी हमारे नेता सड़कों पर है। अरे भाई, अब ठीक है मौर्य जी, आपकी बारी हो गई। अब उनको भी बोलने दो भाई, वो सराफत से सुन रहे हैं, आपको बोलने दीजिए। पिछड़ा आदिवासी अभी भी संपन्न नहीं हो पाया, तो उसका कारक कौन है? यही तो उसके कारक है। 50 साल सत्ता में तो यही थे, 16 साल। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी महत्वपूर्ण बात है भाई। आपको कर देना चाहिए था, नहीं कर पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, राकेश परमार साहब, अनुभवचक, वरुण भास्कर जोशी साहब, महेंद्र सिंह जी, राजकुमार मौर्य और राघवेंद्र सिंह राजू, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। वास्तव में दिलचस्प मुकाबला है। 2009 में भी ऐसा लग रहा था, समाजवादी पार्टी 4 सीटें देने को तैयार नहीं थी कांग्रेस पार्टी को, और उस वक्त ऐसा भी नहीं था कि कांग्रेस पार्टी बहुत महाबलशाली बलवान पार्टी थी, लेकिन उसने 21 सीटें जीती थी उस वक्त। तो एकदम किसी गठबंधन या किसी वर्ग के मतदाता को आप इनकार नहीं कर सकते या उसको नकार नहीं सकते, लेकिन वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, ये मोदी काल है। बहुत बहुत धन्यवाद।